प्राइस जो है इसका आसमान छू चुका है, लेकिन हम लोगों की भी एक कैपेसिटी है, गोदाम की कैपेसिटी है, पैसे की कैपेसिटी है कि लोन जितना है उसी आधार पर हम लोग काम करते हैं। पर ये पदाधिकारी क्यों आदेश निकालते हैं जब उनके आदेश का इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है कि छोटे छोटे थोक विक्रेताओं के पास उर्वरक की उपलब्धता कम होती है, खुदरा विक्रेताओं को जिनके पास उपलब्ध है उन्हीं के पास जाना पड़ता है। अब इसका नतीजा है कि वो जो कहते हैं मजबूरन वो करना पड़ता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट लुक बिहार और मैं हूं निशा श्री। और आज एक बार फिर से किसान भाइयों की समस्या को के बारे में जो है वो बात करने के लिए हम फर्स्ट लुक बिहार में जो है वो आपके सामने मौजूद हैं। और इस मामले में आज हम विशेष रूप से पॉइंट आउट करेंगे किसान भाइयों के लिए जो खाद जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है और उसकी कीमत अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और इसकी पूरी जानकारी कि पहले क्या कीमत था, अभी क्या कीमत हो गई है, और कौन से खाद की उपलब्धता कितनी है, और इस वक्त में किसानों की किस खाद की ज़रूरत सबसे ज़्यादा है, इस बारे में आपको तमाम जानकारी देंगे। हमारे साथ मौजूद हैं रिटेलर्स एवं फर्टिलाइज़र संघ के जो अध्यक्ष हैं सुधांशु नारायण सिंह जी। तो सुधांशु नारायण सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल आपसे यही कि अभी अगर हम लोग खाद की बात करें तो खाद के दाम अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। पहले क्या थे, अभी क्या हैं, और खाद के दाम बढ़ने के पीछे आप क्या कारण मानते हैं? ये हम लोग भी मैडम नहीं सही समझ रहे हैं और कभी सोचा भी नहीं था कि जैसे 20-20-013 NPK है मिक्सचर, उसका पहले 1400 रुपया MRP था। इसके पहले अभी उसका MRP भिन्न भिन्न तरह से आ गया। 1950 आया, 2100 आया, सुनते हैं अभी कि पारस का राय का आने वाला है, उसका 2300 रुपया MRP है। DAP की उपलब्धता कम है, उसके रेट में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई क्योंकि उसकी उपलब्धता कितनी कीमत है उसकी? 1350 रुपया। तो उसकी उपलब्धता नगण्य है। सरकार बता रही है कि वहाँ जो ईरान से अमेरिका में युद्ध हुआ उसके कारण ये फर्टिलाइज़र की स्थिति उत्पन्न हुई है। अब अंदरूनी मामला क्या है वो तो सरकार जाने और वहाँ जो हैं वही जानेंगे, लेकिन इसके बावजूद भी इतना अधिक दाम बढ़ना, उसकी बिक्री बिल्कुल नहीं है। किसान आते हैं, सुनते हैं, जिनको एक बैग लेना है वो 10 किलो 20 किलो लेके चले जाते हैं, कोई वापस हो जाते हैं कि खेती हमारे बस का बात नहीं है। खुदरा विक्रेता या कुछ छोटे छोटे होल थोक विक्रेता जो हैं, बड़े जो हैं वो तो इधर उधर करके बेच लेते हैं, लेकिन छोटा छोटा थोक विक्रेता जो हैं जिनको कम आपूर्ति होती है उनसे माल नहीं बिक रहा है, इतने ऊंचे दर पर माल गोडाउन में पड़ा है। तो परिस्थिति है कि आखिर सरकार कहती है कि माल गोदाम में रखिए। प्राइस जो है इसका आसमान छू चुका है, लेकिन हम लोगों की भी एक कैपेसिटी है, गोदाम की कैपेसिटी है, पैसे की कैपेसिटी है कि लोन जितना है उसी आधार पर हम लोग काम करते हैं। तो हम कितना खाद स्टॉक कर सकते हैं, उसको हम कितना खाद रखेंगे, ये संभव तो है नहीं। अब इस परिस्थिति में विक्रेता और किसान दोनों सफ़र कर रहे हैं। अच्छा, अगर इस वक्त की बात करें तो इस वक्त में जो फसलें लगती हैं इसमें किसानों को कौन से खाद की आवश्यकता सबसे ज़्यादा होती है और उसकी कीमत में क्या असर देखा जाए इसमें तो प्रायः DAP की ही मांग करता है लोग। ठीक है, और DAP की उपलब्धता नहीं। DAP की ही मांग करता है। पोटास थोड़ा मोड़ा देता है, धान में कम पोटास देता है, अन्य फसलों में क्योंकि हमारे यहाँ तो वेजिटेबल का बेल्ट है। तो इस बार तो धान की खेती के लिए भी सरकार ने कहा है कि बारिश कम होगी तो थोड़ा धान के बजाय मोटे अनाजों की खेती करनी। जी तो उसमें कौन कौन से मोटे अनाजों खेती में जैसे मक्का लगा, किसान तो खेत नहीं छोड़ा है, आबाद किया ही है, और उर्वरक की आवश्यकता है, किसान खोज रहे हैं। जैसे धान है तो उसमें तो मिक्सर भी लोग दे के इतिश्री कर ले रहा है, लेकिन वेजिटेबल में प्रायः DAP की ही मांग होती है जिसकी उपलब्धता कम है। उपलब्ध है लेकिन उपलब्धता कम होती है या सप्लाई ही कम होता है, क्या इसमें समस्या? नहीं तो वही ना, सप्लाई जब कम हुआ तभी उपलब्धता कम होती है। ठीक है। तो उसकी उपलब्धता आवश्यकता अनुसार नहीं। अन्य खाद जो उपलब्ध है उसका दाम चरम छू गया। जैसे 12 32 16 का रखा जाए कि 1300 DAP से कम दाम रहता था प्रायः,
अभी उसका 2450 रुपया, 2250 रुपया दाम है उसका, 16 उसका 2250 रुपया कीमत है। तो इस परिस्थिति में 1.5 गुना दाम बढ़ जाना। ये जो आप 22, 32, 16 या 16 बता रहे हैं, ये खाद में मिक्सचर है जो डीएपी से कम लाभदायक जी, इसमें जैसे 16 है, फॉस्फेट है, नाइट्रोजन है, पोटास की मात्रा है, तो डीएपी से कम मात्रा में है। तो जबकि इसका दाम कम होना चाहिए, ठीक विपरीत है कि इसका दाम कहीं ज़्यादा हो गया। अब किसान उसको लेने में सक्षम महसूस नहीं हो रहे हैं। खेती पर प्रतिकूल प्रभाव उसमें पड़ रहा है। क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है? अब किसान जितना उर्वरक पटाना चाहिए या जितना खेती करना चाहिए उतना नहीं कर रहा है। इसमें उत्पादन पर असर पड़ेगा, इसका क्लियर उत्पादन पर असर पड़ना है। और छोटे छोटे जो दुकानदार हैं वो भी सक्षम नहीं है पूरा फर्टिलाइजर उठाने में, चूँकि इतना प्राइस हो गया कि उतना पूंजी भी उन लोगों के पास नहीं है कि वो पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उठाकर उसको रख सकें या धीरे धीरे बेच सकें। उसका तो इंटरेस्ट भी ऊपर नहीं हो पाता है। दूसरा समस्या है कि खुदरा विक्रेता जो हैं या थोक विक्रेता, साइड प्रोडक्ट, तो हम तो समझते हैं जिसको कि टैगिंग कहते हैं। जी, जिसको टैगिंग कहते हैं। तो सरकार का ही नारा था कि अनुशासन ही देश को महान बनाता है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि वरीय पदाधिकारी क्यों आदेश निकालते हैं जब उनके आदेश का इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है। भारत सरकार के कृषि मंत्री, भारत सरकार के सचिव कृषि विभाग से लेकर बिहार सरकार के कृषि मंत्री, सचिव, कृषि निदेशक तक बार बार रिमाइंडर से पत्र निकाल चुके हैं कि उर्वरक कंपनी किसी भी परिस्थिति में साइड प्रोडक्ट न दे और उस पर टैगिंग पर रोक हो। लेकिन फिर क्यों होती है टैगिंग? लेकिन उनके आदेश का कोई इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है। मतलब ऐसी क्या मजबूरी होती है रिटेलर्स की या फिर जो होलसेलर हैं कि उनको खरीदना पड़ता है टैगिंग प्रोडक्ट? देखा जाए कुछ थोक विक्रेता हैं जो चाहते हैं कि हमको उर्वरक बल्क में मिले और गलत तरीके से उसका व्यापार करते हैं, तो वो लोग उसके कारण माने मजबूरन भी साइड प्रोडक्ट का उठाव करते हैं। कंपनी कहती है कि साइड प्रोडक्ट नहीं लीजिएगा तो हम उर्वरक नहीं देंगे। अच्छा, ये साइड प्रोडक्ट खरीदने से फिर किसानों को क्या नुकसान होता है? मतलब जब एक होलसेलर या रिटेलर अगर साइड प्रोडक्ट ज़बरदस्ती मतलब जो भी दबाव की वजह से जिस भी वजह से खरीदें, तो इससे फिर किसान को क्या नुकसान होता है? कि किसान को नुकसान है कि उर्वरक के दाम में बहुत डिफरेंस नहीं होता है, क्योंकि किसान तो कम पढ़े लिखे हैं, कुछ पढ़े लिखे भी हैं, तो यहाँ तो उर्वरक का दाम लिया जाता है, उसके बाद जो साइड प्रोडक्ट वो लेते हैं। तो कोई पदाधिकारी पूछे या कोई पूछे तो साइड प्रोडक्ट और उर्वरक दोनों का दाम जोड़ के साथ कह देते हैं, जिससे ये होता है कि खाद का इतना दाम लिया गया है। लेकिन वास्तविकता यही है कि जबरन खुदरा विक्रेताओं को साइड प्रोडक्ट दिया जाता है। इस पर तभी रोक लगेगा जब सभी थोक विक्रेताओं के बीच समानुपातिक ढंग से उर्वरक का कंपनी वितरण करना शुरू कर दे। ये उसमें भ्रष्टाचार में 60% से ज़्यादा अमूलचूल परिवर्तन हो जाएगा। क्योंकि मान लिया जाए कि छोटे छोटे थोक विक्रेताओं के पास उर्वरक की उपलब्धता कम होती है, खुदरा विक्रेताओं को जिनके पास उपलब्ध है उन्हीं के पास जाना पड़ता है। अब इसका नतीजा है कि वो जो कहते हैं मजबूरन उनको करना पड़ता है। और जैसे ही समानुपातिक ढंग से पत्र निर्गत हो चुका है, सैकड़ों पत्र इस संदर्भ में निर्गत हो चुका है, लेकिन कोई भी इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। ऐसे हमारे जिला कृषि पदाधिकारी मुजफ्फरपुर बहुत, इसके पहले वाले भी बहुत अच्छे थे और अभी जो आए हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। अभी पदाधिकारी जिला कृषि कार्यालय में 2-4 दिन ही हुआ योगदान किए हुआ है। देखने से ऐसा लगता है जो सभी पदाधिकारी काफ़ी तत्पर हैं और इस काम में रुचि ले रहे हैं। अब मैडम देखिए, अभी तो नया है, आगे क्या करते हैं वो देखना है। अब बढ़ी हुई कीमत को लेकर के क्या किसान या फिर आप जैसे जो रिटेलर्स हैं, क्या किसी तरह का सरकार से मांग या कोई आंदोलन इस तरह का करना चाह रहे हैं? क्योंकि आप देख रहे हैं कि आंदोलन के बाद ही जो है वो सरकार चेतती है, जिस तरह से भी हम छात्र आंदोलन पूरे देश भर में देख रहे हैं। तो ऐसा कुछ किसान भाई या रिटेलर्स करने वाले हैं? जी, अभी इस संदर्भ में बैठक चल रही है और अभी प्लानिंग है कि अपने अपने में पूरे हर जिले में प्रखंड अध्यक्ष की बैठक आहूत करना है और प्लानिंग बना के पटना में धरना प्रदर्शन का योजना है।
उसकी तिथि निर्धारित नहीं हुई है, नहीं हुई है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष की माँ की तबीयत खराब है, वो दिल्ली गए हैं। वो जैसे ही आते हैं मीटिंग करके इसका तिथि निर्धारित कर दिया जाएगा कि पटना के धरना प्रदर्शन का इसके दाम बढ़ोतरी के अगेंस्ट में और हम लोगों की जो मांग है उसके अगेंस्ट में। चूँकि हम लोग व्यापार करते हैं परिवार का संचालन करने के लिए, लेकिन यहाँ तो ये स्थिति है कि भाड़ा पलदारी भी ऊपर नहीं हो पाता है। हम परिवार का भरण पोषण कहाँ से कर सकेंगे, कहाँ से हम रेट पर खाद बेच सकेंगे। हमने आपकी सारी समस्याओं को सुना और दर्शक जो सुन रहे होंगे या जो किसान भाई सुन रहे होंगे, कितनी बड़ी चुनौती का समय है ये अभी कि इस बार बारिश का रुख भी इस तरह से बदला है कि पहले ही जो है वो सरकार निर्देश दे चुकी है कि धान की खेती में बहुत ज़्यादा समय ना लगाएं, और इसके ऊपर भी कई तरह के निर्देश हमने जो है वो कृषि वैज्ञानिकों के माध्यम से आप तक पहुँचाया है। किस तरह से मोटे अनाज की खेती करने के लिए जो है वो सरकार जो है वो कह रही है, लेकिन कुछ भी हो खाद की आवश्यकता तो होती है। और जो वैश्विक परिस्थितियाँ बनी है उसमें कहीं ना कहीं खाद में जिस तरह से प्रभाव पड़ा है, ऑलरेडी हम हर तरह की चीज़ों में महंगाई झेल रहे थे, अब खाद में भी जब महंगाई होगी तो किसानों के ऊपर कितना बुरा इसका प्रभाव पड़ेगा, किस तरह से जो है वो किसान आगे खेती को बरकरार रख पाएंगे। तो इन तमाम जानकारियों को हमारे साथ साझा करने के लिए सुधांशु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो इसी के साथ इस चर्चा को यहीं पर देते हैं विराम। किसान भाई, आपके जो सवाल हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा, आगे हम संबंधित अथॉरिटी से उस बारे में बात करके आपके साथ उसकी जानकारी साझा करेंगे। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद। मोनास्टिक इंग्लिश स्कूल, अ यूनिट ऑफ गोवर्धन एजुकेशन ट्रस्ट। सुंदर और आधुनिक स्कूल परिसर, अनुशासित मॉर्निंग असेंबली और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए समर्पित वातावरण। हमारे 2 ब्रांचेस हैं। पहला ब्रांच मकसूदपुर मीनापुर मुजफ्फरपुर में और दूसरा ब्रांच शेखपुर अहियापुर मुजफ्फरपुर में। CBSE से एफिलिएटेड नर्सरी से 12वीं तक की पूरी पढ़ाई एक ही कैंपस के अंदर मोनास्टिक इंग्लिश स्कूल में उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें C चौधरी 8292253617 और G कुमार 9031194223। डी फार्मा स्टूडेंट्स, अब हो जाइए तैयार। आपके लिए है बहुत अच्छी खबर कि अब केवल डी फार्मा स्टूडेंट्स को ही मिलेगी फार्मासिस्ट की जॉब। तो ये कोर्स करने के लिए आपके पास है 2 चॉइसेस। DPS ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर के आप घर बैठे कर सकते हैं ऑफलाइन कोर्स, या फिर आप कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस। और उससे भी अच्छी बात ये है कि DPS ग्रुप के कॉलेजेस जो कि हैं इन 5 शहरों में, रांची, दुमका, देवघर, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी, इन 5 शहरों के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर आप किसी और शहर में बैठ करके ये कोर्स कर सकते हैं। आपको कॉलेज के नाम और डिटेल्स मिल जाएंगे वीडियो स्क्रीन पर, और बाकी किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें कि आखिर आप किस शहर में एडमिशन ले रहे हैं।